जगह महत्व दिया, कुलीनता की जगह योग्यता को महत्व दिया, वो क्या था? यहाँ तक मतलब भू राजस्व के दर को बढ़ाकर कर दिया। अच्छा अच्छा। सल्तनत काल का प्रथम शासक जिसने भूमि का पैमाइश कराया, वो क्या था? लगान निर्धारण में भूमि का पैमाइश कराया था, वो क्या था? चलिए आगे बढ़ाइए। सल्तनत का प्रथम शासक जिसने सल्तनत जिसने भूमि का नाप कराकर पैमाइश के आधार पर भूमि के पैमाइश अर्थात नापी कराकर, भूमि के पैमाइश कराकर लगान का निर्धारण किया। इसके पहले जो भी शासक लगान का निर्धारण किए तो भूमि को नपवाए नहीं थे। लगान का मतलब टैक्स, भू राजस्व, भूमि पर लगने वाला जो टैक्स था उसी को कहते हैं लगान। इसके लिए इसमें नए विभाग दीवान मुस्तखराज की स्थापना की। इसके लिए एक नया विभाग खोला, दीवान मुस्तखराज। ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि दीवान मुस्तखराज की स्थापना किस शासक द्वारा की गई? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन द्वारा दो नए करों को आरोपित किया गया, दो नया टैक्स लगाया अलाउद्दीन, दो नए कर अर्थात टैक्स। एक का नाम था चरी और दूसरे का नाम था घरी कर। चरी और घरी। चरी कर पशुओं पर लगाया जाता था, दुधारू पशुओं पर। जैसे जिसके पास 10 गाय हैं उन गायों के ऊपर टैक्स लगाता था। इसी को हम कहते हैं चरी कर। घरी कर का मतलब हाउस टैक्स। आज भी लगता है ना शहरों में हाउस टैक्स लगाया जाता है। इसकी शुरुआत करने वाला अपने भारतीय इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी, हाउस टैक्स लेने वाला प्रथम शासक अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित स्थापत्य अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित स्थापत्य अगला हेडिंग रहेगा। हो गया। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित स्थापत्य। स्थापत्य का मतलब आर्किटेक्ट, जो भी ये बनवाया, भवन, किला, मकबरा, मस्जिद। स्थापत्य अलाई दरवाजा। इसके द्वारा बनाया गया दिल्ली में एक विशेष इमारत है अलाई दरवाजा।
सीरी का किला, सीरी किला कहाँ पे है? दिल्ली में। दिल्ली में? हाँ, ये मंगोलों से रक्षा के लिए बनवाया था। मंगोलों से दिल्ली की सुरक्षा के लिए। मंगोल आक्रांता आते थे ना, सबसे अधिक मंगोलों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? इसी के शासनकाल में 7 बार मंगोलों का आक्रमण हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। तो मंगोलों से आवाज नहीं जा रही? उधर बज रहा है ना बाजा, अच्छा, इसलिए थोड़ा ध्यान दो। अब तो हम फुल कर दिए, अब ठीक है। चलिए, सीरी का किला जो बनवाया दिल्ली के पेरिफेरियल एरिया में, तो उसका उद्देश्य था मंगोल आक्रमण से दिल्ली को बचाव या सुरक्षा। तीसरा स्थापत्य इसका जो है हौज ए अलाई, हौज ए ये क्या है? अलाई, ये स्नानागार था, इसका मतलब पोखरा निर्मित किया था। हौज ए अलाई, ये सब के सब इसके जो निर्माण कार्य दिल्ली में हो रहे थे। सर ये जो दिल्ली का किला है, इसी में जब मंगोल आक्रमण हुआ था, आज जब लौटा था चित्तौड़गढ़ से मायूस होकर, इसी में छुपा था क्या? इसी में था। जब चित्तौड़ से मायूस होकर लौटा था, उसी समय मंगोलों का आक्रमण हुआ था। अब उस बार मंगोलों से लड़ा नहीं, इसीलिए अमीर खुसरो लिखते हैं कि कुछ दिन मंगोल और गए होते तो दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी के हाथ से निकल गया होता। ये जलाशय था। देखो, वनडे के एग्जाम में ये सब अधिक पूछे जाते हैं जो स्थापत्य होते हैं। तो ये रटे रहिए कौन किसने बनवाया और कहाँ पे स्थित है। अगला है अलाई मीनार, चौथा अलाई मीनार। इसे कुतुब मीनार से 2 गुना ऊंचा बनवाना चाह रहा था। कि योजना थी, यह विचार किया था कि अलाई मीनार जो मैं बनवाऊंगा वो कुतुब मीनार से 2 गुना ऊंचा रहेगा। लेकिन अभी बन के कंप्लीट नहीं हुआ तभी इसकी मृत्यु हो गई। तो अधूरी इमारत थी इसकी। चलिए, जमात खाना मस्जिद, 5वीं इमारत। जमात खाना मस्जिद है, ये भी दिल्ली में है। जमात खाना मस्जिद का निर्माण दिल्ली में कराया। तो ये कर्तव्य नहीं था ना, जैसे कन्वर्ट करने का प्रोसेस ज़्यादा चला था नहीं। अलाउद्दीन खिलजी नहीं, यह विकासवादी शासन है, इसीलिए खिलजी क्रांति शब्द की यूज की जाती है खिलजियों के काल में। कि क्रांति का मतलब क्या होता है? आमूलचूल परिवर्तन, बहुत ज़्यादा। आमूलचूल परिवर्तन अर्थात सब कुछ बदल जाए। और सब कुछ क्या होता है? आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक। वैचारिक आ जाएगा, सामाजिक नहीं वैचारिक आ जाता है। अब खिलजी क्रांति हम इसलिए कहते हैं कि आर्थिक क्षेत्र में क्या हुआ? खिलजियों के आने के बाद आर्थिक क्षेत्र में क्या हुआ था? जितने भी भूमि थे उनका तो कराया, पैमाइश कराया, टैक्स लगाया। उसके हिसाब से कर लगाया। हाँ। तो आप क्षेत्र में ज़्यादा कई बार मांग कर कराया और फिर से नहरों का इस्तेमाल किया जाके नहीं, नहर का काम ही नहीं किया है। नहर इसके बाद वाले जो तुगलक वंश आएगा वो काम करेगा। आर्थिक क्षेत्र में बाजार नियंत्रण व्यवस्था लेकर
इस तरह की व्यवस्था लाने वाला, इसीलिए इसको अर्थशास्त्री शासक कहा जाता है। सल्तनत काल का अर्थशास्त्री शासक, जबकि पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन अर्थशास्त्र के उस मार्मिक बिंदुओं को टच किया जो एक बहुत बेहतरीन अर्थशास्त्री उसको टच कर पाता है। राजनीतिक क्षेत्र में क्या कर रहा है? राजनीतिक क्षेत्र में जो सामान्य टाइप के लोग हैं अमीर, वो जो वैवाहिक संबंध बनाते थे, जो षड्यंत्र रखते थे, उनमें वो ऐसा नियम बनाया जो अपनी मनमानी वो नहीं कर सकते थे, शादी विवाह करना आदेश नहीं किए, और जितने सारे जिसको जहाँ से लगता था कि वो अब विरुद्ध जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में सबसे बड़ा जो इसका परिवर्तन था, यह दक्षिण अभियान था। उत्तर भारत को तो एक सूत्र में बांधा ही हुआ था। सल्तनत का पहला शासक है जो विंध्य पर्वतमाला को पार करके कहा जा रहा है दक्षिण। ठीक, सामाजिक क्षेत्र में क्या कर रहा है? सामाजिक क्षेत्र में बाजार नियंत्रण के माध्यम से हाँ। जो मतलब जो डकैती होती थी, चोरी होता था, इस पूर्ण प्रतिबंध लगाया, और हाँ। जिनकी जिम्मेदारी होती थी उनको वो तो आर्थिक नहीं आएगा। बाजार नियंत्रण के तहत जो भी वर्क करेगा वो सब इकोनॉमिकल है। लेकिन उसके माध्यम समाज में भी सुधार। सामाजिक क्षेत्र में क्या कर रहा है? सामाजिक में इसको प्रशासनिक कह सकते हैं। कुलीनता के जगह पे योग्यता के स्थान पर योग्यता को ध्यान दिया। योग्यता, टैलेंट को विषय ध्यान दिया। अब पहले के शासक क्या कर रहे थे? अगर टैलेंट हो या ना हो, लेकिन यदि अच्छे परिवार में कोई पैदा हुआ है और किस नस्ल के तो हम तो ही तो कुलीनता है, तो उसको जो है प्रशासन में रखा जाएगा। अब ये बताइए, आज की सरकार किस पे काम कर रही है? टैलेंट पे या कुलीनता पे? टैलेंट पे। तो आज की व्यवस्था की नींव रखने वाला अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत काल का पहला शासक। धार्मिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में क्या कर रहा है? अपने काजी मुकीसी दिन को जो है जवाब देता है कि मैं ये नहीं जानता कि अंतिम दिन खुदा मेरे साथ क्या करेगा, लेकिन मैं वही करता हूँ जो प्रजा के लिए कल्याणकारी है। इसके पहले शासक क्या करते थे? धार्मिक क्षेत्र में कन्वर्जन, दारुल इस्लाम अर्थात दारुल हर्ब, गैर मुस्लिमों के देश को मुसलमानी राज्य में कन्वर्ट कर देना। यह जबरदस्ती कन्वर्जन नहीं करेगा। हाँ, मौलवी और मुल्ला को भी न्याय के दायरे में लाने वाला शासन है, ताकि उनके ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता है। अर्थात आज अपने यहाँ किस पे ध्यान दिया जाता है? 14 अनुच्छेद 14 क्या करता है? समानता का अधिकार। किसके समक्ष? न्याय के समक्ष। अर्थात कानून न्यायालय के सामने, चाहे वो राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, या एक गांव में रहने वाला आम व्यक्ति हो, सब के सब समान है। यह समता का अधिकार। तो यदि कहा जाए कि आज समता का अधिकार अर्थात आर्टिकल 14 का प्रथम भारतीय इतिहास में सबसे पहला प्रयोग करने वाला शासक कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। चलिए, पांचवा क्या है? जमात खाना मस्जिद। इस मस्जिद को पूर्ण नहीं करा पाया। बीच में ही मर गया। तो इसको पूरा कराया था कौन? इसका सबसे बड़ा लड़का क्या नाम था? अलाउद्दीन खिलजी के सबसे बड़े बेटे का क्या नाम था, जिसके शादी देवल देवी से हुई थी? खिजर खान। जो चित्तौड़ का नाम बदल के क्या रखा? खिजराबाद, इसी के नाम पे। और इससे किसकी शादी हुई थी? देवल देवी से। देवल देवी कौन थी? गुजरात के राजा कर्ण की बेटी थी। और इन्हीं दोनों के प्रेम में कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? आशिका। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। किसने लिखा था? अमीर खुसरो। ये बार बार पूछा जाता है, ये आशिका की रचना अमीर खुसरो किसको प्रस्तुत किए थे? कि कथानक इसका किसको जो है प्रस्तुत था?
तो खींच रखा और देवल देवी के प्रेम का प्रसंग था, पूर्ण नहीं करा पाया, तो किसने पूर्ण कराया इस प्रश्न को खींच रखा। जमात खाना मस्जिद को अलाउद्दीन खिलजी अपने शासनकाल में शुरू तो किया। अलाउद्दीन खिलजी इस मस्जिद को अपने शासनकाल में शुरू किया, लेकिन पूर्ण नहीं करा पाया, तो पूर्ण कराया था इसका लड़का खींच रखा। योग्य था शासक बनने के योग्य ये था ना। एक तरह से जो शासक मुबारक खिलजी बना, इसका दूसरा बेटा, उससे तो योग्य ही था, लेकिन बस यही था कि अति किसी भी चीज का ठीक नहीं होता। ये अति कर दिया देवल देवी के पीछे, इसीलिए खत्म हो गया। 28 क्या शादी तो हो गई ना। अरे शादी हो गई तो केवल बस वही पत्नी ही तुम्हारा पूरा संसार हो जाएगा। एक राजकुमार राजा बनने के अधिकारी, और वो केवल पत्नी के पीछे ही बस। तो कैसे शादी होने के बाद आदमी कुछ दिनों तक बचता है ना, कुछ ही दिनों तक बचा रहता है। ये लंबे समय तक रह गया ना, इसलिए आती हो गई ना। लंबे समय तक ही कर दिया ना। अरे कई लोग जिंदगी भर बन जाते हैं। ठीक है, देखो आम व्यक्ति और एक राजा में अंतर होता है। राजा के लिए बहुत काम होते हैं, या राजकुमार के लिए। सर लड़कियों के चक्कर में लोग परिवार को भी तो भूल जाते हैं। क्या सर लड़कियों के चक्कर में लोग परिवार को भी तो भूल जाते हैं। तो लड़कियों के चक्कर में रहना ही नहीं चाहिए। यार नहीं, परिवार देखो, परिवार एक है ना, एक साम्राज्य में अनेक गांव हैं, कस्बे हैं, और परिवार तो अनेक ही हैं। अब मान लो कि राम और लक्ष्मण सीता के पीछे भाई प्रेम तो करते ही थे, पागल हो गए। पागल हो गए थे। पागल हो गए होते तो बताओ आज जो है राम पूजे जाते, नहीं पूजे जाते। यानी कि सर कहने का ये है, प्रेम करिए लेकिन ऐसा दायरा बनाइए। औरंगजेब के शाहजहां से औरंगजेब के दुश्मन के पीछे एक बहुत बड़ा कारण मुमताज के प्रति इसका प्रेम भी था। औरंगजेब कर्मठ व्यक्ति था, देख रहा हमारा पिता एक औरत के पीछे, मतलब अपने वाइफ के पीछे तो पागल। सब कुछ ये बताओ, उतना बड़ा राजस्व उस समय 9 लाख चांदी के सिक्के से ताजमहल का निर्माण हुआ था। उस समय का 9 लाख, और ये 9 लाख अगर जो अन्य कार्य में लगाया गया था होता उस समय, तो इतिहासकार कहते हैं कि उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक एक अच्छे रोड का निर्माण हो जाता है। ताजमहल क्या कर, ठीक है, इस समय कुछ पर्यटक जा रहे हैं तो राजस्व का अर्निंग हो रहा है, लेकिन उस समय क्या मतलब था, कुछ नहीं। लेकिन ये रोड अगर उत्तर भारत से दक्षिण भारत को जोड़ देता है तो व्यापारिक मार्ग खुल जाता हमारा, तो उससे टैक्स मिलता है, और जब टैक्स मिलता है, टैक्स के माध्यम से ही तो राज्य जो है कल्याणकारी योजनाओं को लेके आता है। एक तरह से देखा जाए तो औरंगजेब बहुत अच्छा था, लेकिन जो गलती कर चुका था, गलतियों को छुपाने के लिए उसे पूरा काम करना कटक होना था। बात सही है ना? उसकी मेन गलती यही थी कि अब तक के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ था कि पिता जिंदा हो उसको जेल में डाल के बेटा जो राजा बन जाए, नहीं हुआ था। पहला शासक है कि अपने पिता को 56 में कैद किया, 58 में, और उसका पिता मरता है 64, 6 वर्षों तक जेल में रखा। कहने के लिए तो जेल है, लेकिन मैं गया हूँ देखा, वो तो शीश महल दिख गया उसके सामने था, जहाँ वो रखा था वहाँ सीधे ताजमहल दिखता है, और मुसलमान को पासी में सारा व्यवस्था दिया था, वो ऐसा शीश महल है कि सर उसका तो जवाब ही नहीं, जेल थोड़े ना। ये बताओ, एक शेर को पिंजरे में बंद कर दिया जाए, सारी व्यवस्थाएं उसको दी जाए, तो क्या खुश रहेगा? अरे यार, जिसके एक निगाह पे जो है पूरी मुगलिया सल्तनत नतमस्तक हो जाती थी, उस व्यक्ति को एक महल में कैद कर दिया, तो कैसा उसको फील होता होगा?
कैद होता है। अब आप कहेंगे कि जैसे कि राजनीतिक कैदी जो अपने यहाँ आज भी कैद होते हैं, तो राजनीतिक कैदियों के लिए जो बड़े बड़े नेता कैद होते हैं, उनके लिए अलग व्यवस्था की जाती है। तो क्या मतलब कि उनके लिए बहुत अच्छा है? नहीं अच्छा है। कैद किसी के लिए भी बुरा होता है। चलिए, अलाउद्दीन खिलजी 1316 में मृत्यु हो गई। जलोदर एक बीमारी है जिसको आप कहते हैं क्या? कालरा होता है ना? कालरा किस तरह की बीमारी है? पानी से होता है। नहीं, बैक्टीरिया है कि वायरल? क्लियर है वायरल है। ये वायरल बीमारियां हैं जो वायरस से होती हैं। देखो, डेंगू, पोलियो, मम्स, खसरा, रेबीज और इन्फ्लुएंजा, ये सारी बीमारियां जो है वायरस से होती है। तो क्या इसमें आ रहा है? लेकिन टा टे नी को डी प खा छ है, ये है हैजा। हैजा है तो कालरा, हैजा कोई तो कालरा कहा जाता है। हाँ, बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां। टाइफाइड, टेटनस, निमोनिया, कोढ़ होता है ना, कुष्ठ रोग। अभी तुम मेलाराम चले जाओ, इलाहाबाद जाओ, कम हुआ है, लेकिन ऐसा भी है कि पूरी रूप से खत्म नहीं हुआ। डिप्थेरिया एक बीमारी होती है। पोलियो खतरनाक बीमारी है, लेकिन सबसे निकृष्ट क्यों पोलियो कहा जाता है? अच्छा, पोलियो सुना? पोलियो क्यों इतना कोई कुछ कहता है, उसी का नाम देता है। वो सबसे निकृष्ट इसलिए है कि उसका शरीर गलने लगती है, बदबू बहुत अधिक होता है। जो कोढ़ किसी को हो जाती है तो शरीर अपने आप गल के जो ऐसे बैक्टीरिया है बहुत तेज। नहीं, छुआछूत वाली बीमारी नहीं है। ऐसा नहीं कि जो किसी कोढ़ी को टच करोगे तो किसी को नहीं। ये बहुत तेज शरीर को गलाते हैं बैक्टीरिया, सेल्स को बहुत तेज जो इसका भक्षण करते हैं, और जितना ही भक्षण करेगा सड़ता जाएगा, बदबू बहुत अधिक होता है। इसीलिए जो है उसको सबसे निकृष्ट बीमारी माना गया है। कहाँ से है? खसरा। छा से है क्षय, टीबी, ये सब बीमारियां, ये सब कोढ़ है। और एक जो बीमारी होती है बैक्टीरिया, वायरस, और कौन सी बीमारी होती है? देखो, दरअसल इस समय ये मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, तो इसलिए जो दिमाग से उतर रहा है, तो उसका भी एक क्रम है। मैं कभी लिखवा दूंगा, क्योंकि इससे अधिक पूछा नहीं जाता है वनडे में। बस यही पूछता है कि कौन बैक्टीरिया और कौन वायरल, और कौन प्रोटोजोआ से होता है। प्रोटोजोआ होते हैं। कौन है प्रोटोजोआ से होने वाली कोई बीमारी का नाम बताओ? ऑप्शन से याद आया। चलिए, हम कहीं नोट किया हूँ, लिखवा देते हैं।
इस तरह का कोड बनाओ ना, कोड बनाते जाके इतने में ही सब कुछ हो जाता है। चलिए 1316 में इसकी मृत्यु हो गई। 1316 में मृत्यु हुई और किससे हुआ? वही जलोदर या हैजा से। जब ये मरा तो उस समय मैंने बताया था, यहाँ पता शिव ने बताया मुझे कि जब इसकी मृत्यु हुई तो बहुत कष्टों में मृत्यु हुई थी इसको, कष्टदायक मृत्यु थी। आज के लिए हैजा लाइलाज नहीं है, उस समय के लिए लाइलाज थे, कष्टकारी बीमारी हुआ करती थी। उस समय दक्षिण भारत से काफूर को बुला लिया था। दक्षिण भारत के अभियान में मलिक काफूर था। जब इसका अंतिम समय आया तो मलिक काफूर को दक्षिण भारत से बुला लिया दिल्ली। इसलिए बुलाया कि मल्लिकाए जहां कौन है? हाँ, कमला देवी। मल्लिकाए जहां कमला देवी। खतरनाक यही थी ना जो कई शादी की थी। हाँ, मल्लिकाए जहां कमला देवी। क्या हुआ? कमला देवी की जो लापरवाही उससे सुल्तान बहुत दुखी हो गया। और दूसरा एक व्यक्ति था खिजर था, जो राजधानी में था, इसका सबसे बड़ा बेटा। ये देवल देवी के पीछे परेशान था। बीबी स्वयं इसको पूछ नहीं रही है सुल्तान को, कमला देवी। जो बड़ा बेटा है ये अपने बीबी के पीछे दीवाना है। ऐसी कंडीशन में क्या किया कि सुल्तान मलिक काफूर को बुला लिया। मलिक काफूर पड़ गए इनके पीछे, मल्लिकाए जहां के। मल्लिकाए जहां के पीछे पड़ गया कौन? मलिक काफूर। और उसी बीच में सुल्तान की मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई तो कमला देवी से विवाह कर लिया मलिक काफूर। ये तो न्यूट्रल था ना? न्यूट्रल था, कर लिया। न्यूट्रल था, लेकिन जो है कमला देवी से विवाह किया था। और ये क्या किया कि खिजर खां प्लस मुबारक शाह, इसका पहला बेटा खिजर खां और दूसरे नंबर का बेटा कौन है? मुबारक। इन दोनों को मलिक काफूर जेल में डाल दिया। उसका ज्यादा पावर था। सेनापति था मलिक काफूर, सेनापति था। ये भी तो शाहजहां थे। शाहजादे थे, लेकिन शाहजादों में आसिफ थे सब ना। उसको तो अभी पढ़ोगे, मुबारक खां तो पागल टाइप का आदमी था, ये आसिफ था। अब वह पूरा जीवन युद्धों में सेनापति के रूप में बिताया था। दक्षिण भारत जीतने वाला कौन है? मलिक काफूर। इन दोनों को क्या किया? जेल में डाल दिया। और एक विद्रोह न हो साम्राज्य में तो एक अल्प वयस्क इसका पुत्र था, सबसे छोटा वाला, शिहाबुद्दीन उमर। उमर अल्प वयस्क। देखो हुआ क्या था, सुल्तान के अंतिम दिनों में इसकी तबीयत खराब हो गई। मल्लिकाए जहां कमला देवी और अपने बड़े बेटे खिजर खां से दुखी होकर सुल्तान दक्षिण भारत से मलिक काफूर को आमंत्रित किया ताकि स्थितियां को सुधर जाए। मलिक काफूर आया तो कमला देवी से विवाह किया और तब तक सुल्तान मर गया। और कमला देवी से विवाह किया, खिजर खां और उसके दूसरे बेटे मुबारक खां को जेल में डाल दिया। और जो छोटा बच्चा था शिहाबुद्दीन उमर, उसको सुल्तान बना दिया। उसको सुल्तान बना दिया। ये क्वेश्चन पूछा गया, मैं इसीलिए जो बार बार कह रहा हूँ कि
कि अलाउद्दीन खिलजी के तुरंत बाद खिलजी वंश का कौन सा शासक बना था, तो शिहाबुद्दीन उमर था। चलिए, शिहाबुद्दीन उमर शासक बन गया कब? 1316 ईस्वी में, और लगभग 2 महीने तक शासक रहा। 1316 ईस्वी में शासक बना और 2 महीने तक शासक रहा शिहाबुद्दीन उमर, और इसका संरक्षक था मलिक काफूर। शासन का काम तो मलिक काफूर ही चला रहा था, बस नाम मात्र का शिहाबुद्दीन उमर को सुल्तान बनाया था और बाकी शासन की जिम्मेदारी ले लिया था मलिक काफूर। उसी बीच में क्या हुआ कि द्वारपालों को घूस देकर मुबारक खां खिलजी द्वारपालों को मिलाया और मुबारक शाह खिलजी कैद से आजाद हो गए। आजाद होने के बाद मलिक काफूर को मार दिया, मलिक काफूर की हत्या हो गई, और हत्या होने के बाद अगला शासक जो बना कौन बन गया? मुबारक शाह खिलजी। ये कहाँ चला गया? दुर्योधन। इसको जो जेल में मरवा दिया, जेल में ही मुबारक शाह। ये मुबारक का मरवाया था। हाँ, मुबारक खां मलिक काफूर को निकल के मारा और जेल में ही खिजर खां की हत्या करवा दी, ताकि खिजर खां जिंदा रहेगा तो उत्तराधिकार का युद्ध लड़ेगा। तो इसलिए उसको जेल में ही मरवा दिया। अब निश्चिंत अकेले बच गया। मलिक काफूर को मरवाया, शिहाबुद्दीन उमर को मरवा दिया, खिजर खां को मरवा दिया, अब अकेले बच गया। क्लियर हुआ? चलिए, तो 1316 में 2 महीने के लिए शासक बना शिहाबुद्दीन उमर। इसकी हत्या करवा के अगला शासक कौन बन रहा है? मुबारक शाह खिलजी। तो खिलजी वंश के कई शासक हो गए अब तक? 1 तो खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा शिहाबुद्दीन उमर 2 महीने के लिए, और चौथा आ रहा मुबारक शाह खिलजी। चौथा शासक है मुबारक शाह खिलजी। इसका शासन काल है 1316 से 1320। ये 4 वर्षों तक शासन किया। बीच में 2 महीना के लिए शिहाबुद्दीन उमर, और 1316 से 1320 4 वर्षों तक शासन कौन कर रहा है? उसका दूसरे नंबर का लड़का मुबारक शाह खिलजी। याद करो, यही मुबारक शाह खिलजी है जिसको मलिक काफूर जब अलाउद्दीन खिलजी को कोहिनूर हीरा ला करके दिया दक्षिण भारत से, तो अलाउद्दीन खिलजी किसको भेंट कर दिया? मुबारक शाह खिलजी को। यह अलाउद्दीन खिलजी का द्वितीय पुत्र था। पहला कौन है? खिजर खां। दूसरे नंबर का कौन है? मुबारक शाह। सल्तनत का प्रथम शासक, दिल्ली सल्तनत का या मध्यकालीन भारतीय इतिहास का प्रथम शासक जिसने स्वयं खलीफा घोषित किया। ये क्वेश्चन का बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास का वह कौन सा शासक है जो स्वयं को खलीफा कहता था। इसके पहले जो भी शासक थे क्या कहते? खलीफा के नायक, खलीफा के प्रतिनिधि, इस तरह का उपाधि देते थे, और यह स्वयं को खलीफा घोषित किया, कहा कि मैं ही खलीफा हूं। स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक है अलाउद्दीन मुबारक शाह खिलजी।
इसे नंगी औरतों एवं नंगे पुरुषों की संगत पसंद थी। है इतने बड़े साम्राज्य का शासक, शौक इसका है कि मैं जहाँ रहूं वहां पे कोई वस्त्र न पहने, चाहे पुरुष हो चाहे महिला। इतना ही नहीं, यह स्वयं दरबार में कभी कभी नग्न दौड़ने लगता था। पूरा कपड़ा निकाल के दौड़ना शुरू कर देता था। इससे ये क्या जाहिर करना चाहते साइको था, मानसिक बीमार था। हो सकता है ना, समाज में कोई तन का कैसा होगा कि तुम पुरुष नहीं हो, तुम पुरुष नहीं हो तो कहीं ये दिखाने नहीं, ये कुछ मानसिक रूप से बीमार था। अब इतने बड़े साम्राज्य का स्वामी दरबार में सबके बीच में अपना कपड़ा निकाल के फेंक दे और दौड़ना शुरू कर दे तो उसको क्या कहोगे? मानसिक रोगी ही तो कहोगे। स्वयं दरबार में कभी कभी नग्न दौड़ने लगता था और कभी कभी दरबार में औरतों के वेश में आता था, का वस्त्र पहन कर आता था। दरबार लगाने आ रहा है सुल्तान और पता चल रहा है कि औरतों के वस्त्र पहन के आ रहा है। सबसे बड़ी बात इसकी क्या थी कि गुजरात की एक जनजाति होती है बाराती। अब बारातियों की विशेषता है कि बहुत स्मार्ट होते हैं, स्त्री और पुरुष दोनों बहुत सुंदर होते हैं। बाराती जनजाति, उसी जनजाति का एक लड़का था जिसका नाम था हसन बरादू। ये हसन बरादू से प्रेम करने लगा। पुरुष है ना? हाँ? पुरुष है ना? हाँ। तो इस समय तो वही राजनीति नहीं है वो। आज जो हो रहा है ना, ये मान के चलो कि पहले हो चुका है। आज समलैंगिकता को मान्यता दिया जा रहा है ना, लेकिन भारत में इस पे डिबेट चल रहा है। लेकिन सही नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि सही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट तो कहता है कि स्वतंत्रता का जो हमारे संविधान में किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट में क्या कहूँगा, वो बात है सरकार और वो इतना उल्टा पुल्टा फैसला दे रहा है सामाजिक स्थिति में। ऐसे में सरकार का दबाव नहीं रहता है, इसमें सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र होता है। सरकार क्या है, मजबूर है, पुलिस भी मजबूर है, सभी लोग मजबूर है, लेकिन क्या उल्टा सीधा वो फैसला दे रहा है। फैसला दे रहा है वो सारी चीजों को देख के। पश्चिमी सभ्यता आगे कर दे रहा है। समलैंगिकता को मान्यता अपने सुप्रीम कोर्ट भी दे चुका है। और ये चीजें कब दिखाई दे रही, देखो 1316 ईस्वी में ये सम्राट है, सुल्तान है, और ये जो है समलैंगिक है। इस हिसाब से इसका फैसला दे रहा है, हमको लग रहा है मांग होने लगेगी। चलो छोड़ो इसको आगे बढ़ना है। तो सब हसन बरादू इससे जो है प्रेम करता था और इसको वजीर बना दिया, साम्राज्य का वजीर। हसन बरादू से प्रेम करता था और प्रेम बस ये नॉर्मल लड़का ही था, इसको साम्राज्य का वजीर बना दिया और इसको खुसरो खां की उपाधि दी। एक क्वेश्चन आइए से पूछा कि मध्यकालीन सल्तनत कालीन भारतीय इतिहास में निम्न में से कौन सा शासक हिंदू था? 2 महीना ये भी शासक बनेगा, 2 महीने के
अब सब लोग ढूंढ रहे हैं हेमू को। हेमू ऑप्शन में था ही नहीं। ये देखा तो 99% लोग बात नहीं हाँ, हेमू ऑप्शन में था नहीं। ऑप्शन में नाम दिया था खुसरो खान। खुसरो का नाम दिया था ऑप्शन में। जैसे मान लो क्वेश्चन बनाया था कि निम्न शासकों में से कौन सा हिंदू था, दे दिया था शासकों का नाम, इसका नाम खुसरो खान दे दिया था। अब किसी के दिमाग में नहीं चल रहा है कि कौन हिंदू है। ये क्वेश्चन मिला हम लोगों को, अरे 2007 आइए से पूछा था। ये क्वेश्चन मिला, एक हसन निजामी की पुस्तक आती है, बहुत मोटी है, तो उसने पूरा हिस्ट्री बताया कि हसन बराबी जो हिंदू था और इससे जब सुल्तान प्रेम करने लगा और उसको वजीर बना दिया और खुसरो खान की उपाधि दिया था, आगे चल के क्या होगा। जैसे मान लो कि कोई बहुत बड़ा पद मिल जाए और समाज जिस कार्य को स्वीकार न करता उस कार्य को व्यक्ति कर रहा हो और उसके नाते जो बड़ा पद मिल गया, तो बाहर आने के बाद उसके समाज के लोग हंसेंगे, उसके ऊपर हंसेंगे कि नहीं। यही इसके साथ भी हुआ कि तुम सुल्तान का सेवा करते हो, इसलिए तुमको जो है सुल्तान बना दिया है वजीर, इसलिए बरादू जाति का अपमान हो रहा है। तब हसन बरादू कहा कि हमें क्या करना चाहिए, तो बरादू जनजाति के लोग बताए सेना में शामिल हो गए थे। बरादू जनजाति के लोग कहे सुल्तान तुमसे इतना प्रेम करता है कि जो कहोगे वो मान लेगा, तो किला के पिछले दरवाजे का चाबी ले लो और रात में हम लोग आक्रमण करेंगे, सुल्तान को मार देंगे और फिर तुम सुल्तान बन जाए। यही हुआ। खुसरो खान 1320 ईस्वी में खुसरो खान द्वारा मुबारक शाह खिलजी सर, ये जो हसन बहादुर है की हत्या कर दी है। यही खुसरो खान बनता है। हाँ, खुसरो खान की उपाधि जो है सुल्तान देता है हसन बहादुर को, वजीर का पद देता है और खुसरो खान की उपाधि देता है। मुबारक शाह खिलजी की हत्या का सुल्तान बना। अब चौथा शासक हो गया, पांचवा हो गया। पहला जलालुद्दीन फिरोज, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा शिहाबुद्दीन उमर, चौथा मुबारक शाह खिलजी और पांचवा जो है खुसरो खान या हसन बहादुर। किताब में खुसरो खान ही मिलेगा, हसन बहादुर नहीं मिलेगा। एक खुसरो खान शासक बना और 2 महीने तक शासक रहा। सर, इतना कुछ नौटंकी हो रहा था, विद्रोह वगैरह नहीं हुआ? हाँ, विद्रोह हुआ तभी तो अब वंश ही चेंज हो जाएगा, वंश चेंज हो जाएगा। 2 महीने तक शासक रहा और उसी समय आगे बढ़े। दो महीने तक शासक रहा। 5 सितंबर 1320 5 सितंबर 1320 ईस्वी को दीपालपुर का इक़्तादार 5 सितंबर 1320 ईस्वी को दीपालपुर का इक़्तादार गाजी मलिक
या गयासुद्दीन तुगलक, गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली पर आक्रमण किया और खुसरो खां मारा गया। दो महीना शासक रहा और 5 सितंबर 1320 20 जुलाई को शासक बनाता है। 20 जुलाई 1320 में शासक बना और 5 सितंबर 1320 को मार दिया गया। अर्थात लगभग 2 महीना। सर यही वो गाजी मलिक जो बहुत बहादुर था। हाँ, यही तुगलक वंश का संस्थापक है। गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक, गाजी मलिक का ही नाम गयासुद्दीन तुगलक है। ये दोनों एक ही नाम है, गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक। दिल्ली पे आक्रमण किया, खुसरो खां को पराजित किया, मार डाला और एक नए वंश की स्थापना हुई। कौन? तुगलक वंश। और ये तुगलक वंश शासन करेगा 1320 से 1414 ईस्वी तक। यहीं से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक शासन कौन सा वंश किया? तो तुगलक वंश। और सबसे कम दिनों तक शासन करने वाला कौन सा वंश है? खिलजी वंश, मात्र 30 साल। लेकिन काम सबसे ज्यादा किया। हाँ, काम तो किया नहीं, काम ये बहुत अधिक करेंगे सब तुगलक वंश वाले। वो इकोनॉमिकल सेक्टर है, उसमें जो खिलजी बहुत अच्छा काम किया और किसानों के विकास के लिए सबसे अधिक काम करने वाले हैं कौन? तुगलक। तो सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला कोई वंश है दिल्ली सल्तनत के इतिहास में तो है तुगलक वंश। ठीक, कै बज रहा है? कै बजे तक क्लास है? 4:30। नहीं, रात हो जाएगी ना बच्चे, नहीं घर भी जाना है सबको। चलिए अगला वंश आ गया तुगलक वंश। अब तक कौन कौन वंश हम लोग पढ़ चुके हैं? शुरू किए थे इलवारी वंश अर्थात गुलाम वंश, जिसका संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद से कौन? बलबनी वंश, बलबन। उसके बाद से कौन आया? खिलजी। खिलजी समाप्त, अब अगला वंश है तुगलक वंश। तेरह 1320 से 1414 ईस्वी तक सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला तुगलक वंश। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश जो है तुगलक वंश। इस वंश का संस्थापक कौन है? गयासुद्दीन तुगलक या इसको गाजी मलिक भी कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में प्रथम शासक जो गाजी की उपाधि धारण किया था कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। सल्तनत के इतिहास में गाजी की उपाधि किस तरह की उपाधि दी है? गाजी की उपाधि जैसे कि युद्ध में
किसी गैर धर्म वाले की हत्या सर कलम करके उसको बंदी बनाओ, उसका सर कलम करो, तब ये उपाधि लेते थे गाजी की। गाजी की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक है। इसके पहले कोई शासक गाजी की उपाधि धारण नहीं किया। तुगलक तुर्कों के करौना जनजाति के थे। तुगलक तुर्कों के करौना जनजाति। तुगलक तुर्कों के करौना जनजाति वर्ग के तुर्क थे। जनजाति होती है करौना। हमें लगता है कि जो जिसको अपने यहाँ भी कहा जाता है, जो नहीं घूमने वाले इस्लाम को मानते हैं, उसी वर्ग के तुर्क थे। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने गाजी की तुगलकाबाद नामक शहर की स्थापना की। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। एक शहर का निर्माण किया, उस शहर का नाम का था तुगलकाबाद। ये दिल्ली में है। दिल्ली में तुगलकाबाद नामक शहर का निर्माण करने वाला कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। और दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक, या आप लिख सकते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास का प्रथम शासक मध्यकालीन भारतीय इतिहास का प्रथम शासक जिसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। मध्यकालीन भारतीय इतिहास का प्रथम शासक जिसने सिंचाई के लिए नहर का निर्माण करवाया। प्रथम शासक मध्यकालीन भारतीय इतिहास में। और प्राचीन काल में कौन सी नहर है? कौन सा शासक है जो सिंचाई के लिए नहर का निर्माण करवा? चंद्रगुप्त मौर्य। कहाँ पे बनवाया था? जूनागढ़। जूनागढ़ लेख से पता चलता है कि सुदर्शन झील से नहर का निर्माण करवाया था सिंचाई के लिए। उसके बाद कोई शासक ऐसा नहीं किया। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में आगे पहला शासक है गयासुद्दीन तुगलक, जो नहर का निर्माण करवा रहा है किसानों के सिंचाई के लिए। उसे सीख मिली होगी, पता चला हो सकता है, लेकिन जो है किसानों बहुत विशेष ध्यान दिए थे, नहर का निर्माण करवाया। इसीलिए आगे लिखो, इसीलिए गयासुद्दीन तुगलक को मध्यकालीन नहर प्रणाली का जनक माना जाता है। मध्यकालीन नहर प्रणाली का जनक माना जाता है। कभी भी क्वेश्चन आए तो फिरोज तुगलक से जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो ये पूछा जाता है कि सबसे अधिक सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण किसने करवाया, तब फिरोज तुगलक होगा। लेकिन यदि ये क्वेश्चन पूछा जाए कि वह प्रथम शासक जो सिंचाई के लिए नहर खुदवाया, तो गयासुद्दीन तुगलक। चलिए अगला पॉइंट है
या किसानों के लिए, किसानों का हितैषी शासक था। किसान हितैषी शासक माना जाता है इसको। किसान हितैषी शासक माना जाता। क्या किया था कि इसको हितैषी शासक माना जाता है? एक तो सिंचाई के लिए नहर का निर्माण करवाया, दूसरा भू राजस्व कर। अलाउद्दीन खिलजी भू राजस्व 1/2 लेता था। पूरे उत्पादन का आधा अलाउद्दीन खिलजी भू राजस्व लेता था। भू राजस्व कर घटाकर घटा दिया, बढ़ाया नहीं। जब बढ़ाएगा तब किसान हितैषी कैसे होगा? घटाएगा तब तो हितैषी होगा। भू राजस्व कर घटाकर 1/3 से 1/5 के बीच कर दिया। जब इसके पहले अलाउद्दीन खिलजी का कितना ले रहा था? 1/2, आधा तुम आधा हम। आइए 1/3 से 1/5 तक कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी भू राजस्व वसूली में जो मीडिएटर वर्ग था, खुद मुकद्दम और चौधरी, ये 3 ऐसे लोग थे जो भू राजस्व में मीडिएटर का काम करते थे, प्रशासन, किसान और सरकार के बीच में। अलाउद्दीन खिलजी खुद मुकद्दम चौधरी को हटा दिया था, लेकिन गयासुद्दीन तुगलक इन्हें पुनः नियुक्त किया। तथा अलाउद्दीन खिलजी के जमाने से जो खुद मुकद्दम चौधरी रिटायर हो गए थे, उनको फिर सेवा में लेने वाला कौन सा शासक है? गयासुद्दीन तुगलक। दिल्ली की इधर और सर हरियाणा और वो पंजाब वगैरह में नंबरदार यही बोले जाते थे ना, यही स्थानीय नाम है। कहीं नंबरदार कहा गया, कहीं खुद कहा गया, कहीं मुकद्दम, कहीं चौधरी, कहीं पाटिल कहा गया। जैसे महाराष्ट्र साइड में पाटिल कहा जाता था गुजरात। चलिए, शराब उत्पादन और शराब की बिक्री पर रोक लगा दी गई। शराब के उत्पादन एवं बिक्री पर रोक। उत्पादन बिक्री दोनों पर रोक लगा दिया। और डाक व्यवस्था सुदृढ़ किया। डाक व्यवस्था डाक नहीं समझ रहे हो? जो चिट्ठी भेजा जाता है, डाक व्यवस्था को सुदृढ़ किया। तो यदि क्वेश्चन पूछे अगर डाक व्यवस्था पे सबसे अधिक काम करने वाला कोई शासक था तो गयासुद्दीन तुगलक। इसको भी बनाना किसको डाक व्यवस्था को प्रारंभ तो किया था, लेकिन उसको जो सुचारू रूप से बढ़िया एक ढांचा में डालने वाला जो शासक है गयासुद्दीन तुगलक। आधुनिक काल में ये हाँ, आधुनिक काल में जो है लॉर्ड डलहौजी। चलिए, अगला शासक है मोहम्मद बिन तुगलक। इससे जो भी था हो गया। और इसका शासन काल रहा 1320 से 1325, 5 वर्ष तक शासन किया। कौन? गयासुद्दीन तुगलक कितने दिन तक शासन किया? 5 वर्ष तक। ये मरा कैसे? ये बीमारी से लू लगने से मर गया ना। लू लगने से? विद्रोह को दबाते
कोई बताओ कैसे बनाते हैं? लकड़ी का पाल इसके ऊपर मिल गया। अच्छा हाँ हाँ तो लकड़ी को षड्यंत्रकारी माल। चलिए 1325 ईस्वी ये बंगाल अभियान पर था। तेरह सौ 25 ईस्वी में बंगाल पर आक्रमण किया था और हुआ क्या था कि जो खुसरो खान 2 महीना शासक था, वह अपने शासन को मान्यता देने के लिए बहुत अधिक धन का अपव्यय किया था और उसमें से एक बहुत बड़ा सा हिस्सा निजामुद्दीन औलिया को दे दिया था। खुसरो खां याद करो जो 2 महीने के लिए शासक था, तो अपने शासन को मान्यता पाने के लिए, शासन को मान्यता दिलाने के लिए निजामुद्दीन औलिया एक संत थे, चिश्ती संत औलिया को बहुत अधिक धन दिया था। कौन दिया था? खुसरो खां। चलिए कौन बहुत महत्वपूर्ण होता है ये जो होते थे बहुत प्रतिष्ठित होते संत थे। फिर ये क्यों एकदम घूस देते? हाँ? क्यों घूस? इस समय संत कुछ नहीं दे रहे हैं। इस समय ये चीज लेकिन जो अनुचित काम है उनको नहीं करना चाहिए। जो उचित है तो कर दिए, लेकिन और अच्छी बात है। देखो पैसा ऐसी चीज होता है ना, चाहे संत हो, जितने भी तुमको दिख रहा है कि कमांडर लेके टहल रहे हैं, तुम कहते हैं हमको दे दूंगे, इससे कोई मतलब है नहीं। उनके कमांडर 2 करोड़ रुपया डाल दो, 2 करोड़ रुपया हमको ला के दे दो, देखो इनकार करते हैं। पैसा लक्ष्मी ऐसी चीज है कि कोई इनकार कर ही नहीं सकता। औलिया को बहुत अधिक घूस दिया था। कौन? खुसरो खां। उसी पैसे का डिमांड किया ये गयासुद्दीन तुगलक, कि आप संत हैं, आप पैसा क्या करेंगे? जो खुसरो खां आपको पैसा दिया है राजस्व में जमा करा दीजिए खजाने में, ताकि प्रजा कल्याण के लिए काम किया जाए। औलिया कहे कि अभी दिल्ली दूर है, दिल्ली दुरस्त, हुजूर अभी दिल्ली दूर है। ये कहा कि दिल्ली आते ही आपको मैं सबक सिखाऊंगा। अगर जो आप पैसा खजाने में जमा नहीं कराए तो मैं आते ही जो है आपसे खैर नहीं है। तो उसी पे लेटर लिखे थे कि हुजूर दिल्ली दुरस्त, अर्थात अभी दिल्ली दूर है। ये कहा जाता है कि जो इसका बड़ा लड़का था, जिसका नाम था MPT, जो अगला शासक बनेगा, यह जो है औलिया का पत्र था। और औलिया का ही षड्यंत्र था कि सुल्तान जब बंगाल से आ रहा है तो दिल्ली के बाहर एक जगह है अफगानपुर, इसको अफगानपुर षड्यंत्र भी कहा जाता है। अफगानपुर में लकड़ी का महल बनवाया गया। लकड़ी का महल बनवाया गया और सुल्तान के स्वागत के लिए। सुल्तान के स्वागत के लिए दिल्ली के बाहर अफगानपुर में एक लकड़ी का महल बनवाया गया। और महल का निर्माण करने वाला, देखो यहीं तक मैं जाना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन पूछा गया है कि इस महल का इंजीनियर कौन था जो बनाया था? इस लकड़ी के महल का जो बनाने वाला इंजीनियर था उसका नाम था अय्याज। अय्याज नामक व्यक्ति द्वारा अफगानपुर अर्थात दिल्ली के बाहर एक लकड़ी का महल बनवाया गया और उस महल को ऐसे बनवाया गया कि एक विशेष जगह पे ठोकर मारा जाए तो पूरा महल ही गिर जाएगा। और इस महल को बनाने वाला था अय्याज। जब इसका स्वागत होकर जब सुल्तान सोने गया
तो मोहम्मद बिन तुगलक कहा कि जो आप बंगाल से हाथियों को जीत के लेके आए हैं, उन हाथियों का प्रदर्शन मैं देखना चाहता हूँ। सुल्तान कहा, देखो मैं तो थका हूँ, मीर बख्शी को मैं बोल देता हूँ, वह हाथियों को दिखला देगा। और उसमें से एक हाथी को उसी जगह पे लेके जाया गया जहाँ पे पॉइंट बना हुआ था, और हाथी अपने सूंड से वहीं पे मारी और पूरा लकड़ी का माल गिर गया। और गिरने के बाद सुल्तान उस महल में दबकर मर गया। और इसका एक छोटा बेटा था मोहम्मद, जो बंगाल अभियान पे गया। सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक और उसका सबसे छोटा लड़का मोहम्मद, जो बंगाल अभियान पे गया था, दोनों इस लकड़ी के महल में दबकर मर गए। ये है अफगानपुर षड्यंत्र। अफगानपुर षड्यंत्र तो क्या मोहम्मद बिन तुगलक की गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु से संबंधित है। बंगाल अभियान से जब आ रहा था तो उसके स्वागत के लिए एक लकड़ी का महल बनाया गया। उस महल का निर्माता था अय्याज नामक इंजीनियर। उस महल की विशेषता ये थी कि एक जगह पे ऐसा बनाया गया था कि जहाँ पे थोड़ा सा भी चोट मारा जाएगा तो महल गिर जाएगा। और रात में ऐसा ही हुआ और सुल्तान उसका छोटा बेटा उसमें दब के मर गया। इस तरह से उसकी मृत्यु हुई थी। अगला शासक है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन आगे क्या कौन है? वो बंद करने वाले कै बज गए? नहीं, वो नहीं है। 5 मिनट बाकी है। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी तक शासन करेगा। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक शासन करेगा। इसका मूल नाम था जमुना खान। इसका जो मूल नाम है एमपीटी का अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक का, वो मूल नाम है जमुना खान। और इसी के नाम पे इसका भाई आगे चल के फिरोज तुगलक जौनपुर नामक शहर बसाया। जौनपुर नामक शहर किसके याद में बसा? मोहम्मद बिन तुगलक के नाम। तो माता हो गए तो ना। हाँ, मानता। और यही जमुना था मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से शासक बना। भारतीय इतिहास में इसे पागल शासक कहा जाता है। भारतीय इतिहास में इसे कैसा शासक कहा जाता है? पागल शासक। लेकिन था नहीं। पागल शासक। लेकिन पूरे भारतीय इतिहास में सबसे अधिक पढ़ा लिखा कोई शासक था तो यही था। एक और बात है, अब ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, जो गाँव में गंवार लोग हैं, अब आपके माइंड को नहीं पढ़ पा रहे हैं। वही यही था। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में सबसे पढ़ा लिखा शासक, सबसे अधिक पढ़ा लिखा अर्थात एजुकेटेड, सबसे एजुकेटेड कोई शासक था तो मोहम्मद बिन तुगलक था। और इसे भारतीय इतिहास में पागल शासक का दर्जा संज्ञा दी गई। यह इतिहास, गणित, खगोल, दर्शन इतने विषयों का
ज्ञाता था, इतिहास भी जानता था, गणित भी जानता था, खगोल भी जानता था और दर्शन शास्त्र, इन 4 विषयों का ज्ञाता माना जाता है इसको। क्या पढ़ता है? सारी चीजें हैं तो पढ़ता क्या है? सब है। क्या पढ़ ही जाता है? खगोल वही हाँ। क्या? भारतीय इतिहास में इसको मुद्रा शास्त्री भी कहा जाता है। अर्थशास्त्री कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। और मुद्रा शास्त्री कौन है? यही भारतीय इतिहास में इसका उपनाम मुद्रा शास्त्री के रूप में भी आता है। जिस मुद्रा, जो मुद्रा आज हम लोग यूज कर रहे हैं, वो कौन सी मुद्रा है? सांकेतिक मुद्रा है। इस सांकेतिक मुद्रा का चलन करने वाला पहला शासक मोहम्मद बिन तुगलक है। हालांकि ये अपनी उस योजना का असफल हो गया था, लेकिन शुरुआत कौन किया था? यही। और यदि पूछे कि सांकेतिक मुद्रा का चलन सबसे पहले कहां पे हुआ था? चीन। कौन किया था? मंगोल शासक कुबलाई खान। कुबलाई खान पहला, विश्व में पहला शासक है जो आज की जो सांकेतिक मुद्रा है उसका चलन किया था। चलिए, मुद्रा शास्त्री है। भारतीय इतिहास में इसको पागल शासक कहा जाता है और मध्यकाल में भारतीय इतिहास में सबसे अधिक पढ़ा लिखा जो व्यक्ति है वो मोहम्मद बिन तुगलक है। चलिए, एमपीटी के कार्य, एमपीटी के कार्य उसको लिख लो, कल उसको पढ़ाएंगे क्या क्या कार्य किया मोटा मोटा। मोहम्मद बिन तुगलक के कार्य क्या वर्क है इसके? तो मेनली इसके जो वर्क है वो 2 रा सा खू करा। क्या ये इसका मेन काम है जो पूछा जाता है। दोहरा साकु करा। 2 का मतलब होता है दोआब में कर वृद्धि। क्वेश्चन पूछता है कि दोआब में कर वृद्धि करने वाला कौन सा शासक था? तो यही था, मोहम्मद बिन तुगलक। इसी करके क्रम पूछ देता है कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किए गए कार्यों का क्रम निर्धारित किए थे। यही सबसे पहले दोआब में